नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज प्रेप में। अभी हम कुछ करंट अफेयर के मुद्दे ये देखेंगे और ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए होगा। यहाँ पर मैं आपको मेंस की कुछ आंसर राइटिंग भी बताऊंगा। जैसे आपने अगर पिछले साल यूपीपीसीएस 2018 का क्वेश्चन देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए थे। सब जैसे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तमाम विधि आयोग से लेकर के तमाम वित्त आयोग और रटते हैं तो उससे कोई फ़ायदा ज़्यादा होता नहीं है आपको। लेकिन करंट के मुद्दों को कैसे इंक्लूड करते हुए चलना है। और जो थिंक टैंक और डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं थिंक टैंक वाले और तमाम विजन डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो इंडिया से रिलेटेड होते हैं, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, अभी एक ICIMOD जो है, इनका एक अध्ययन आया, अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र है जिसका फुल फॉर्म। इन्होंने कहा ग्लेशियरों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो देखिए यूपीएससी का मैं बता रहा हूँ पैटर्न क्या होगा। यूपीएससी कहेगा अभी हाल ही में चर्चा में रहा ICIMOD ने हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियरों का अध्ययन किया, जिसके तहत निम्नलिखित कथनों को ध्यान दीजिए। पहला कथन दे देगा ग्लेशियरों की संख्या में वृद्धि हो रही है। दूसरा कथन देगा अध्ययन दर्शाता है कि हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र वर्ष 2060 तक अपने वर्तमान ग्लेशियर क्षेत्र का आधा हिस्सा खो देगा, जबकि अवधि पहले वर्ष 2070 आंकी गई थी कि मतलब 2070 में खोएगा जितना भी है। तो दोनों कंट्राडिक्टेड है। मतलब एक तरफ हम कह रहे हैं ग्लेशियर बढ़ रहा है, फिर हम कह रहे हैं नहीं ये घट जाएगा, 2070 में घटना था, आधा होना 2060 में। आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन दोनों कथन सत्य हैं। अब आगे देखते हैं क्यों ऐसा ये कह रहा है। देखिए, ग्लेशियरों की संख्या में वृद्धि का मुख्य कारण ग्लेशियरों का विखंडन होना है। एक बड़ा ग्लेशियर दो छोटे ग्लेशियर्स में टूट गया, उसकी बात हो रही है। पूर्वी हिमालय के ग्लेशियर मध्य तथा पश्चिम हिमालय के ग्लेशियरों की तुलना में तेजी से सिकुड़ गए हैं। ये तीसरा कथन डाल देगा, क्योंकि इस टाइप के कथन बहुत डालता है यूपीएससी। हिंदू कुश हिमालय, अच्छा यूपीपीसीएस का क्वेश्चन, विश्व का तीसरा ध्रुव माना जाता है, तो हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र को विश्व का तीसरा ध्रुव माना जाता है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ जियोग्राफी को रिलेट करा देते हैं, क्योंकि यूपीएससी इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र, ये पूरा हिंदू कुश हिमालय की बात हम कर रहे हैं, केवल हिमालय की नहीं। ये अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाल और म्यांमार तक फैला है। यहाँ पर एक देखिए मंगोलिया शायद 2 बार आ गया है, मैं इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। यहाँ तुर्कमेनिस्तान नहीं है, याद रखिएगा, वही डाल करके कन्फ्यूज कर देगा। इसे एशिया का वाटर टावर कहते हैं, क्योंकि लगभग 200 करोड़ जनसंख्या को यह पानी उपलब्ध कराता है। गोल एक इनिशिएटिव है फॉर द ट्राइब्ड यूथ्स के लिए है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। उनको डिजिटल अर्थात फेसबुक से जोड़ना है। गोइंग ऑनलाइन एड लीडर्स कार्यक्रम का द्वितीय चरण की शुरुआत की गई है। इसका पायलट प्रोजेक्ट हो गया था। इसमें इनको मेंटरशिप प्रदान की जाएगी। वोकल टू लोकल, मतलब उनके जो वोकल्स प्रोडक्ट हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म का काम करेगा। 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, जिसमें अभी हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं, इसकी बात हो रही थी। तो WHO की एक प्रधान संस्था WHO, इसका 73वां चल रहा है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, उससे चल रहा है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। तो कोविड-19 से जुड़ा मुद्दा था। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तो सबको पता है, तो PCS के लिए पूछ लेगा WHO क्या है, तो WHO हुआ तो WHO ऐसे ही ऑप्शन दे देगा बस। लेकिन WHO की नीतियों का निर्धारण करने वाली एक संस्था है, जिसमें 193 सदस्य हैं। WHO वित्तीय नीतियों की निगरानी, बजट समीक्षा तथा अनुमोदन करती है। ठीक है। अच्छा, G20 व्यापार का वर्चुअल समिट हुआ, जिसमें भारत ने कहा कि भाई देखिए, दवाओं और उपचार और टीकों की सस्ती कीमतों तक पहुंच सुनिश्चित होती रहे। भारत का प्रयास है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा की गई, इसके द्वारा 120 से अधिक देशों को बिना शर्त आपूर्ति कराई है, चिकित्सा आपूर्ति उपलब्ध कराई है। और भारत ने कोविड-19 के तहत $10 मिलियन का इमरजेंसी फंड बनाया गया है, इसके थ्रू, G20 के थ्रू, भारत की अगुवाई में। भारत द्वारा जानकारी दी गई कि कोविड-19 के परीक्षण हेतु प्रतिदिन 3 लाख PP किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उत्पादन देश में ही किया जाए। देखिए लगातार बढ़ रहा है ये भी आंकड़ा, ये तो कुछ दिन पहले का है। इसमें जो लेटेस्ट होगा आप उसी पर ध्यान दीजिएगा। फिर अगला कह रहा है कि G20 राष्ट्र की स्थापना, ये यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। 1999 में एशिया में आए वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों तथा संबंधित देशों के सेंट्रल बैंक गवर्नर की बैठक के तौर पर हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप मेंस देने जा रहे हैं तो वो आत्मनिर्भर भारत। इसके 5 स्टेप हैं।
वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से, जिसमें था डिमांड, गत्यात्मक जनसंख्या, ऐसे इसके 5 स्तंभ है, इसको रट डालिए आप। 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है ये हमारे जीडीपी का 10% के बराबर है। ये यूपीपीसीएस और स्टेट पीसीएस के लिए है। यूपीएससी डाटा नहीं पूछती है। विकास के नवीन क्षितिज नीतिगत उपाय था। देखिए कोयला और रक्षा इन सब में क्षेत्र में सब कुछ उड्डयन जो भी था यहाँ पर बिजली वितरण कंपनियाँ, अभी बिजली वितरण कंपनियों में जो राज्य स्तर पर एक गवर्निंग बॉडी चुनी जाती है उस पर भी केंद्र का हस्तक्षेप हुआ है, जिसमें सहकारी संघवाद पे एक प्रश्न आपको मेंस में आना है। प्लस जो है दारू की दुकानें इतनी दिन तक बंद थी जिसका राजस्व राज्य सरकारों को मिलता है, केंद्र सरकार के थ्रू ये बंद थी लॉकडाउन में। इसमें भी पूर्णतः राज्यों की सहमति की नहीं सहमति थी, ये भी बात आजकल चल रही है। तो सहकारी संघवाद पे प्रश्न आएगा, लेकिन आप ऐसे नहीं लिखेंगे कोविड-19 के तहत और एनडीए ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 11 के तहत केंद्र सरकार ने नहीं पूछा, ये बहुत गलत किया। आप को ऐसी शब्दावली का चयन करना है जिससे दोनों पक्षों को रखना है कि एक पक्ष कह रहा है, कौन सा पक्ष है हम नहीं मालूम। आप अपनी भी बात कभी रखिए तो कहिए कुछ लोगों का ये विचार है, मेरा थोड़ी ना विचार है। आप अपने पर्सनल व्यू कॉपी पे नहीं लिखेंगे, ना ही किसी सरकार, ना स्टेट गवर्नमेंट, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट, ना ही और उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे। सिर्फ संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज और का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोयला क्षेत्र में आयात में कमी करना तथा कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता है, ये तो कोई खास नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो रक्षा क्षेत्र का विनिर्माण क्षेत्र है, इसमें सरकार ने क्या किया है कि एफडीआई जो है उसकी निवेश सीमा जो 49% से बढ़ाकर 74% की गई है, याद रखिए, ऑटोमेटिक। उससे अगला कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा जो एटॉमिक एनर्जी है, पीपीपी, चिकित्सा और खाद्य संरक्षण बढ़ाने के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि ये पीपीपी ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से है, लेकिन परमाणु ऊर्जा में अब आप कहेंगे पार्टनरशिप पब्लिक और प्राइवेट, ये बम या उसकी नहीं है, ये केवल और केवल चिकित्सा और खाद्य संरक्षण के लिए। अमेरिका चीन के बीच देखिए व्यापार समझौता हो गया है, सब कहने की बातें हैं, देखते हैं क्या होता है। जो उनके बीच में ट्रेड वार चल रहा था। एनबीएफसीज ने आरबीआई से अनुरोध किया है, इसके बारे में अभी जल्दी में आने वाला है। 11 एनबीएफसीज को भी लाइसेंस भी उनका शायद रद्द किया गया है, कुछ सरेंडर की हैं। आत्मनिर्भर अभियान की जो 5वीं किस्त है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आएगा आपसे प्रश्न ऐसे पूछ लेगा, सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों के ग्राम स्तर पर पहुंचने पर रोजगार उपलब्ध कराने के कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं या कौन कौन सी नीतियां अपनाई गई हैं, उनका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो उसमें आप मनरेगा की बात जरूर कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बजट में 65% की वृद्धि की गई है और राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद पर भी ऋण बढ़ाने की सीमा को जीएसडीपी पे वो लोग अपना ऋण ले सकते हैं। अभी तक ऋण 3% लेते थे, अब वो 5% ले सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और केंद्र सरकार की नई नीति के तहत निजी कंपनियों को सभी क्षेत्रों में अनुमति दी गई है, जबकि सार्वजनिक कंपनियों को उद्यमों को रणनीति क्षेत्र में सीमित रखा गया है। मनरेगा के तहत यूपीपीसीएस का पेट क्वेश्चन 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि जारी की गई घोषणा की गई है, क्योंकि वो डाटा बहुत पूछता है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ये भी इम्पोर्टेंट है, 2020 में मनरेगा के तहत पंजीकृत श्रमिकों की संख्या में वृद्धि पंजीकृत श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो गई है 40 से 50% की। हाल ही में मनरेगा के तहत औसत दैनिक मजदूरी 20 रुपये की बढ़ोतरी, मतलब 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये दी है। अब ये जो संशोधित ऋण सीमा, ये याद रखिएगा, लेकिन अगर आप मेंस दे रहे हैं तो याद रखिएगा जो ये 2% की बढ़ाई गई है, इसमें सहकारी संघवाद में थोड़ा सा आप आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे तो कह देंगे 2% की वृद्धि में 0.5% ही बिना शर्त के और 1.5% अनिवार्य शर्त है, और भी कई चीज़ें लगाई गई हैं। इसी के तहत देखिए पीएम ई विद्या लॉन्च किया गया है योजना। छात्रों को विभिन्न माध्यमों के जरिए शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही कक्षा 1 से 12 के लिए अलग अलग टीवी चैनलों की शुरुआत की जाएगी। अच्छा इनिशिएटिव है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। इसमें लगभग 19 लाख किसान लाभान्वित होंगे। 7,500 रुपये की किस्त दी जाएगी। देखिएगा, राष्ट्रीय डेंगू दिवस था 16 मई, तो ये पीसीएस का पेट क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आईएएस में इसके हिसाब से कि डेंगू कैसी बीमारी है, वायरस जनित है, क्या है, कैसे है, तथा मादा एडिस एजिप्टी मच्छर द्वारा फैलती है। देखिए देखो अपना
देश वेबिनार इसलिए मैं इम्पोर्टेंट मतलब कि इसकी चर्चा करता हूँ। 14 अप्रैल 2020 को लॉन्च हुआ था पर्यटन मंत्रालय द्वारा। अभी इसने ये देखा है कि उत्तराखंड में कौन कौन से पर्यटन स्थलों को और बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें जब उत्तराखंड की बात आती है तो इसमें 4-5 प्रकार के प्रयाग की बात आती है, जैसे देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी, विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और धौली गंगा या विष्णु गंगा। प्रयाग का मतलब 2 नदियाँ या 2 धाराएँ या 2 से 2 से अधिक धाराएँ कैसे मिलती हैं, जहाँ मिलती हैं उसी को प्रयाग कहते हैं। कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडार नदी, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, क्योंकि जब गोलन हाइट वाला मैटर उठा था ना इजराइल फिलिस्तीन के बीच में, तब उस साल यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। तो वेस्ट बैंक भी आजकल बड़ा चर्चा में है, इजराइल की पूर्वी सीमा पे है, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पे है। 1948 में अरब इजराइल युद्ध में जॉर्डन का अधिकार था, लेकिन 1967 में तीसरे अरब इजराइल युद्ध में यहाँ पर इजराइल का कब्जा है। आगे दरअसल यहाँ पर विरोध हो रहा है कि यह अवैध कब्जा है। ये सब चीज़ें आप जो है जब मध्य एशिया के साथ भारत के रणनीतिक महत्व की बात करेंगे तो पूरा उसमें आप लोग ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए जो आपका पेपर है उसमें इसको आपको डिस्कशन करवा दिया जाएगा। देखिए भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक रजिस्ट्री याद रखिएगा, क्योंकि ये आपको आने वाला है प्रश्न। निजता के अधिकार अधिनियम और डाटा संरक्षण अधिनियम 2019, इसको तो पढ़ के जरूर जाइएगा अगर आपको मेंस देना है। ये प्रश्न आएगा ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि जब भी इसकी बात आती है ना व्यक्तिगत स्वतंत्रता की और निजता के अधिकार की, तब प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए नेशनल सोशल रजिस्ट्री का निर्माण किया गया है, जिसके तहत सरकार सभी नागरिकों की विस्तृत जानकारी रखेगी। एक एकल डाटाबेस एकीकृत योजना है। इसमें प्रत्येक नागरिक की धर्म, जाति, आय, संपत्ति, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, रोजगार, विकलांगता और पारिवारिक स्थिति के विवरणों जिसके आधार पर संख्या का उपयोग करके तैयार किया जाएगा या वास्तविक समय में स्वतः अपने आप को अपग्रेड कर लेगा। देखिए जैसे इसका लीक हो सकता है, जैसे मान लीजिए कंपनी कोई चाहेगी कि भाई हमको पता चल जाए किसकी धर्म क्या है, किसी की वैवाहिक स्थिति क्या है, संपत्ति क्या है, शिक्षा क्या है। अगर यह निम्न मध्यवर्गीय परिवार है तो 2 व्हीलर इसकी प्राथमिकता होगी, हैं तो उसी हिसाब से फ़ोन आएगा। 2 व्हीलर कंपनियां ऑफ़र दे सकती हैं। वो अगर मतलब ऐसी आय है, घर नहीं है, तो घर लेने के प्रति उसकी जागरूकता है हैं और तमाम चीज़ें, किस प्रकार का वस्त्र के प्रति क्या उसकी जागरूकता है, तमाम प्रकार की चीज़ों के प्रति पारिवारिक विकलांगता, रोजगार क्या है, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। तो इससे कंपनियां काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ता है और इस डाटा का राजनीतिक मिसयूज भी हो सकता है कि आप किस जात धर्म के हैं, कहाँ पर किस जात धर्म के लोग कैसे हैं, क्या मुद्दे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है अटालिन जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के दिबांग नदी पर है। दरअसल वन सलाहकार समिति पर यहाँ के लोकल लोग और पर्यावरणविदों ने इसका विरोध किया, क्योंकि यहाँ 2,70,000 वन कटेंगे। अटालिन जल दिबांग नदी पर है। विश्व रक्तचाप दिवस जो है 17 मई को मनाया गया। इसकी थीम थी अपने रक्तचाप को मापिए और इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। विश्व बैंक, पश्चिम बंगाल और भारत सरकार जो है दामोदर नदी घाटी पर $145 मिलियन का ऋण समझौता इरिगेशन के लिए किया है, जो गाद को भी रोकेगा। और हुगली नदी में जो गाद इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि दामोदर हुगली की सहायक नदी है, इससे दिक्कत हो रही है। तो आप हुगली कहाँ से दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? नागपुर के पठार से निकलती है। किस में बहती है? भ्रंश घाटी में बहती है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। इसकी बराकर और तमाम कोयना वोयना सहायक नदियाँ, बराकर नदियाँ भी, इसकी जो बराकर और तमाम सहायक नदियाँ होंगी उसको भी देख लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखिए यूएसए ने कहा है पंचेन लामा को रिहा कर दीजिए। ये चीन से कहा है। ये तिब्बत बौद्ध थे, तो 11वें पंचेन लामा थे, जिनको 14वें दलाई लामा ने इनको नियुक्त किया था। दरअसल इनकी मान्यता होती है कि हर जन्म में छोटे बच्चे के रूप में महात्मा बुद्ध जन्म लेते हैं, जिन्हें पंचेन लामा कहते हैं। पंचेन लामा दलाई लामा के एक प्रकार से शिष्य होता है, जो नए दलाई लामा को ढूंढने का प्रयास करता है, पंचेन लामा दलाई लामा के साथ मिलकर। तो 11वें पंचेन लामा को जिनको नियुक्त किया गया था 1995 में, मात्र 6 वर्ष के थे, चीन ने इनको किडनैप कर लिया, अर्थात इनके पूरे परिवार को रहस्यमय तरीके से बंदी बना लिया। तब से इनका कोई पता नहीं है। तिब्बती लड़का है ये, गेदुन चोकोई नियामा इसका असली नाम था। तो ये कहा जा रहा है ये सबसे कम उनके राजनीतिक बंदी ने रिहा कर दिया जाए यदि जिंदा है। लेकिन जब इनको गिरफ्तार किया था तब उसी कुछ दिन बाद चीन ने अपने एक अन्य लड़के को, अपने हिसाब से 6 वर्ष के एक लड़के को पंचेन लामा घोषित कर दिया था।
दलाई लामा के शिष्य हैं पंचेन लामा। एक जो शब्द है ये दरअसल याद रखिएगा यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचेन शब्द में जो प है वो संस्कृत के शब्द पंडित से, और चेन में जो चेनपो शब्द तिब्बत से लिया गया है। पंडित का अर्थ विद्वान से है और चेनपो तिब्बती शब्द जिसका मतलब महान होता है। 20 लाख के करोड़ के पैकेज में मत्स्य खाद्य प्रसंस्करण के लिए किसानों के लिए फार्म गेट कृषि द्वारा अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ का कृषि आधारभूत अवसंरचना का निर्माण किया गया। तो आप ये सोच रहे होंगे मैंने इसमें का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराऊंगा, कहाँ कराया, तो कुछ लोग गुस्सा भी हो सकते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर मैंने आपको हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र की बात कही, सबसे ज्वलंत मुद्दा, यदि आपको ग्लोबल वार्मिंग आता है, यदि आपको क्लाइमेट चेंज पे आता है, यदि आपको जल संकट पे आता है, निबंध आता है या प्रश्न आता है, तो आप इस डाटा का उपयोग करें। क्या करें? इस डाटा का उपयोग करें। इस डाटा से ही इंट्रो के माध्यम से अभी हाल ही में चर्चा में रहा, जैसे कहानी बनाना और वहाँ पर ये करना वो करना, इतना टाइम नहीं है। जिसने पिछले साल पेपर दिया उसको पता है, इसको आप ले सकते हैं। फिर पर्यावरण से संबंधित अगर कोई मुद्दा है तो, या जनजातियों से, या भारत सरकार द्वारा आदिवासियों के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो गोल इसको आप इंक्लूड करेंगे। आईआर में भारत के प्रयास क्या है, जो G20 में था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आत्मनिर्भर भारत अभियान तो आना ही आना है। कोविड-19 के लड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, कौन कौन सी गतिविधियां अपनाई गई हैं, उनका क्या प्रभाव है। जैसे मैं इसमें जैम के बारे में आगे बताऊंगा, जनधन, आधार और मोबाइल। असल में ये देखा गया है कि जैम का बहुत ज़्यादा यूज नहीं हो पाया है पैसा ट्रांसफ़र होने में प्रवासी भारतीयों को, तो क्योंकि ये बड़ी विकट समस्या है। उसके बाद मनरेगा वाला मैंने बता ही दिया है, और संशोधित ईंधन बता दिया, EPM विद्या, ये सब आप जोड़ देंगे, ठीक। हाँ, और ये राष्ट्रीय सामायिक रजिस्ट्री वाली बात अगर आता है, निजता के अधिकार पर निबंध, तो इसको यूज करेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।